विद्यार्थियों, आज हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण ऊतक तंत्र का अध्ययन करेंगे। पादपों में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी भरण ऊतक तंत्र एवं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी संवहन ऊतक तंत्र। तो पिछले वीडियो में हमने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का अध्ययन किया था। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फंडामेंटल या आधारभूत टिश्यू सिस्टम है। यह फंडामेंटल या आधारभूत ऊतक तंत्र है, जिसमें एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा एवं वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक, इनको छोड़ करके प्लांट के तने या मूल में जो संरचनाएं पाई जाती है वो सभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण ऊतक तंत्र की है। डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट एवं मोनोकोट रूट, इसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण ऊतक तंत्र डिफ्रेंशिएटेड या विभेदित होता है, परंतु मोनोकोट स्टेम में एक बीजपत्री तने में भरण ऊतक है वो डिफ्रेंशिएटेड या विभेदित नहीं होता है, क्योंकि उसमें वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक स्कैटर्ड या बिखरे हुए रहते हैं। भरण ऊतकों में वहाँ कोई ऐसी स्पष्ट बाउंड्री नहीं होती है वेस्कुलर टिश्यू और कॉर्टेक्स के मध्य, तो वहाँ ऐसा सीमांकन नहीं है। इस कारण वहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं है ग्राउंड टिश्यू का, किसमें? मोनोकोट स्टेप में। बाकी में डिफ्रेंशिएशन या विभेदन होता है। तो भरण ऊतक तंत्र एपिडर्मिस से लेकर के पिथ तक प्रसारित रहता है। तो इसमें क्या क्या संरचना आएगी वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1 इसमें वह है कॉर्टेक्स भरण ऊतक तंत्र में, जिसको हम वलकुट कहते हैं। इस वलकुट को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें हाइपोडर्मिस, जिसको हम अधोत्वचा कहते हैं। दूसरा इसमें चंद्रल कॉर्टेक्स यानी सामान्य वलकुट, और तीसरा इसमें वह है एंडोडर्मिस या अंत्य त्वचा। ये तीनों कॉर्टेक्स में या वलकुट के अंदर सम्मिलित है। फिर दूसरा इसके अंदर वह है पेरिसाइकल या परिरंभ। तीसरा इसके अंदर वह है पित्त या मज्जा, और अगला इसमें वह है मेडुलरी रेस या मज्जा किरणें। तो ये सभी भाग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण ऊतक तंत्र में सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम
कॉर्टेक्स की या वल्कूट की बात करें, हेटेरोजिनस पोर्शन है, विषमांगी, इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं और उनका कार्य होता है। तो सबसे पहला इसमें हाइपोडर्मिस या अधोत्वचा, ये स्टेम में एपिडर्मिस के भीतरी तरफ सामान्यतया 3 से 5 स्तरीय हाइपोडर्मिस पाई जाती है। 3 to 5 लेयर्ड मोस्टली हाइपोडर्मिस होती है। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस है, यह हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होती है डाइकोट स्टेम के अंदर। तो इन डाइकोट स्टेम कैसी है? कोलेनकाइमेटस, हिंदी में इसको कहते हैं स्थूल कोण उत्तकीय, यानी कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक से बनी हुई, और मोनोकोट के अंदर ये स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस या दृढ़ोतकीय होती है, दृढ़ोतक से बनी हुई होती है। हाइपोडर्मिस सामान्यतया कंटिन्यूस लेयर है, यह सतत परत है, परंतु कभी कभी ये पैचेस या छोटे छोटे समूहों में पाई जाती है। ऐसे स्टेम जैसे कुकर बीटा है, कैजुराइना का स्टेम है, जिसके स्टेम में इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती है। ये रिजेज यानी उभार है, ये फरो यानी खांच है। उभार खांच इस तरह का वेवी होता है ये स्टेम आउटलाइन में। तो वहाँ पर हाइपोडर्मिस है, जो ये पोर्शन है कौन सा, रिजेज का या उभार वाला भाग है, वहाँ पर ही हाइपोडर्मिस पाई जाती है। इस स्थान पर ये जो खांच वाला भाग है, इसके अंदर ही तरफ हाइपोडर्मिस या अधोत्वचा नहीं पाई जाती है। इसमें मैकेनिकल टिश्यू है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा यांत्रिक उत्तक है। तो ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। कभी कभी इस हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाए जाते हैं। उस स्थिति में ये फोटोसिंथेटिक या प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। फिर इसके भीतरी तरफ हाइपोडर्मिस के वह भाग जनरल कॉर्टेक्स का है, सामान्य वल्कूट का। जनरल कॉर्टेक्स, सामान्य वल्कूट कहते हैं इसको। ये मल्टी लेयर्ड है, यानी ये भाग बहुस्तरीय है। कोशिकाएं इसमें राउंडेड और ओवल, सामान्यतया गोलाकार एवं अंडाकार होती है। और इन कोशिकाओं की विशेषता, इनमें इंटर सेलुलर स्पेसेस यानी अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। एक कोशिका और दूसरी कोशिका के मध्य रिक्त स्थान होता है, उसको इंटरसेलुलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं, वो इनमें पाया जाता है। जैसे ये कोशिका, ये तो ये स्पेस हो गया, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है।
ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण यंग स्टेम में इसकी आउटर बाउंड्री होती है, वहाँ पर पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है जिसमें हरित लवक होता है, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। परंतु मेन काम इसका वो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्टोरेज या पदार्थों का संचय करना। इसमें लेटिसिफेरस टिश्यू, जिसको हम कहते हैं रबड़ शीरी उत्तक, इसमें ऑयल डक्ट्स, टैनिन, रेजिन डक्ट्स, दृढ़ कोशिकाएं यानी स्क्लेरिड्स, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल इस जनरल कॉर्टेक्स में या सामान्य वलकूट में पाए जाते हैं। क्रिस्टल में दो शब्द ध्यान रखना, एक है वह है सिस्टोलिथ। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल होते हैं, उन कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को हम सिस्टोलिथ कहते हैं। और दूसरा इसके अंदर वह है रेफाइड्स। तो इस रेफाइड्स के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल आएंगे। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल है वो रेफाइड्स कहलाएंगे। इस सामान्य वलकूट में लाइसोजीनस यानी लयजात या फिर साइजोजीनस, जिसको हम कहते हैं व्युक्तिजात कैविटीज यानी गुहाएं पाई जाती है। सेल के लाइसिस से, सेल के लयन से जो कैविटी बनती है वो लाइसोजीनस है। सेल्स के स्प्लिटिंग यानी इंटरसेलुलर स्पेस बड़ा हो जाएगा, उस स्थिति के अंदर जो कैविटीज बनती है वो साइजोजीनस या व्युक्तिजात गुहा है, तो वो इसके अंदर पाई जाती है। जलीय पादपों में इस जनरल कॉर्टेक्स में एयर कैविटीज या एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, यानी एरेनकाइमा पाया जाता है, वायुत्तक पाए जाते हैं, जो प्लांट को बयोंसी या उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। तो ये सब इस जनरल कॉर्टेक्स में आएगा। फिर जनरल कॉर्टेक्स के बाद सबसे भीतरी तरफ वह एंडोडर्मिस है, अंत्य त्वचा है। कॉर्टेक्स की इंटरनल बाउंड्री ये एंडोडर्मिस या अंत्य त्वचा है। अंत्य त्वचा सिंगल लेयर्ड है, यानी ये एकल स्तरीय है, ये कॉम्पैक्ट है, यानी सहत है। इसकी कोशिकाएं बैरल शेप्ड यानी ढोलकाकार होती है, ढोलक के आकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। एंडोडर्मिस में स्टार्च संचय होता है, स्टार्च इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको हम स्टार्च शीत या इसको स्टार्च आच्छादित कहते हैं। इस एंडोडर्मिस की रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल अरीय एवं अनुप्रस्थ भित्तियों पर सुबेरिन
और लिग्निन, सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन या स्थूलन पाया जाता है। तो सुबेरिन और लिग्निन की जो पट्टियाँ या जो स्थूलन पाया जाता है उसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहते हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप इस एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है। वैज्ञानिक आर कैस्पेरी इस कैस्पेरी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसका नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रखा है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। किसकी बनी हुई? सुबेरिन और लिग्निन की बनी हुई है, जो एक एयर डैम और वाटर डैम की रूप में कार्य करती है। ये रूट प्रेशर बढ़ाने का कार्य करती है, इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करती है एंडोडर्मिस। डाइकोट स्टेम में और जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे तो वहाँ उस एंडोडर्मिस में ये पट्टिकाएँ या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती है। ये रूट की एंडोडर्मिस या मूल की अंत्य त्वचा में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, और इन पट्टिकाओं के कारण इनकी भित्ति है एंडोडर्मिस की, वो थिक या मोटी हो जाती है। परंतु रूट के अंदर आप देखोगे ये वाला पोर्शन, जैसे ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम ये आदि दारू, तो इस आदि दारू के अपोजिट या आदि दारू के जो सम्मुख एंडोडर्मिस की कोशिका है, जैसे यहाँ पर ये एंडोडर्मिस है, तो यहाँ ये प्रोटोजाइलम है, तो इसके सम्मुख ये कोशिका, जो प्रोटोजाइलम के सम्मुख है एंडोडर्मिस की कोशिका, वो पतली भित्ति युक्त होती है, थिन वॉल्ड होती है, और उन कोशिकाओं को हम पैसेज सेल्स या उन कोशिकाओं को हम मार्ग कोशिकाएं कहते हैं, जिसके द्वारा जल है वो मूल रोम के द्वारा जो अवशोषित जल है वो कॉर्टेक्स से होते हुए इस प्रोटोजाइलम में प्रवेशित होता है, पैसेज सेल्स या मार्ग कोशिकाओं के द्वारा। तो ये आप इसमें एंडोडर्मिस में ध्यान रखेंगे। एंडोडर्मिस के भीतर की तरफ हम जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे तो आएगा पेरिसाइकल, परिरंभ। ये स्टील या रंभ की आउटर बाउंड्री मानी जाती है, सबसे बाह्य परत रंभ की। ये सिंगल और मल्टीलेयर्ड होती है, एकल या बहुस्तरीय। सामान्यतया ये पैरेन्काइमेटस यानी मर्दूतकीय होती है, परंतु कुछ पादपों में ये स्क्लेरेन्काइमेटस यानी दृढ़ोतकीय, और कुछ उदाहरण आप ऐसे भी देखोगे जिसमें पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ऐसे विभक्त इकाइयाँ वहाँ पर होगी। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये इस पेरिसाइकल या परिरंभ में पाए जाते हैं। रूट में आप पेरिसाइकल में देखोगे तो जो लेटरल रूट्स है, जिसको हम पार्श्वीय मूल कहते हैं, उन पार्श्वीय मूलों की उत्पत्ति है वो इससे होती है, पेरिसाइकल से होती है। ये भी आपको ध्यान रखना, इसके ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। लेटरल रूट किससे उत्पन्न होती है? तो पेरिसाइकल या परिरंभ से। डाइकोट रूट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है और द्वितीयक वृद्धि के समय जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, वो वेस्कुलर कैम्बियम पूर्णतया सेकेंडरी होती है, पूर्णतया द्वितीयक होती है, क्योंकि उसमें प्राइमरी रूट में प्राइमरी वेस्कुलर कैम्बियम या वेस्कुलर स्ट्रिप्स वहाँ नहीं पाई जाती है। तो उस स्थिति में जो जाइलम के बाहर की तरफ जो एधा की
या कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनती है, कैम्बियम की पट्टिकाएँ बनती है, वो पट्टिकाएँ इस पेरिसाइकिल के मेरिस्टेमेटिक या पेरिसाइकिल के विभज्योतकी होने से बनती है। फिर इसके भीतर की तरफ वेस्कुलर टिश्यू आ जाएंगे। समवन उत्तक डाइकोट के अंदर, रिंग में और मोनोकोट में भरण उत्तक का विभेदन नहीं है, तो वहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए है, स्कैटर्ड है। और सबसे भीतर की तरफ हम जाते हैं तो ये भाग है वो मज्जा कहलाती है। स्टेम या रूट का जो सेंट्रल पोर्शन है वो पिथ है। मोनोकोट स्टेम में आपको पिथ दिखाई नहीं देगी, परंतु डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट उसमें पिथ दिखेगी। मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट की तुलना करें हम तो मोनोकोट रूट में मज्जा सुविकसित होती है, जबकि डाइकोट रूट के अंदर मज्जा या पिथ है वो कम विकसित होती है, लेस डेवलप्ड होती है। इस पिथ का निर्माण सामान्यतया पेरेन्काइमेटस या मर्दुतकीय कोशिकाओं से होता है और इसमें भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे टेनिन, रेजिन या क्रिस्टल इत्यादि पिथ में पाए जाते हैं। कुछ पादपों की पिथ का सेंट्रल पोर्शन या केंद्रीय भाग है वह स्क्लेरेन्काइमेटस या दृढ़ोतकीय होता है। ये पिथ वेस्कुलर टिश्यू के भीतरी तरफ है तो इसको हम इंट्रा स्टिलर ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, जबकि कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल ये स्टील के बाहर की तरफ है तो उनको हम एक्स्ट्रा स्टिलर कहते हैं। फिर अगला भाग इसमें वह है मेडुलरी रेज या मज्जा किरणें। तो वेस्कुलर बंडल्स के मध्य में या वेस्कुलर बंडल या समवन पूल जिसको कहते हैं उसके बीच बीच में जो पेरेन्काइमेटस पोर्शंस पाया जाता है, जो मर्दुतकीय भाग पाया जाता है, वह मर्दुतकीय भाग मेडुलरी रेज या मज्जा रश्मियाँ कहलाती है। सामान्यतः ये रेडियल या अरीय रूप से व्यवस्थित होती है। मज्जा रश्मियाँ भी दो प्रकार की, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो एपिकल मेरिस्टम से जो मेडुलरी रेज बनती है उस मेडुलरी रेज को हम प्राइमरी मेडुलरी रेज कहते हैं, प्राथमिक मज्जा रश्मियाँ कहते हैं। जबकि वेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है, उस वेस्कुलर कैम्बियम में आगे विभाजन से जो रे इनिशियल सेल्स होती है जिसको हम तर्करूपी आद्यक कहते हैं, उस रे इनिशियल्स से जो मेडुलरी रेज बनती है, जो मज्जा रश्मियाँ बनती है, वह ओरिजिन में सेकेंडरी होती है, इसलिए उसको हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज या द्वितीयक मज्जा रश्मियाँ कहते हैं। फिर इसके बाद आप लीफ का ध्यान रखना, तो लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू है वह मेसोफिल या पर्ण मध्योतक में विभेदित रहता है और ये पर्ण मध्योतक दो भागों में, जिसमें एक पैलिसेड टिश्यू, डाइकोट लीफ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें खम्बोतक, खंबे के आकार की कोशिका, क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक पाए जाते हैं। कोशिका आपस में कॉम्पैक्ट रूप से या सटी हुई रहती है। सामान्यतः इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा इसमें वह है स्पंजी पेरेन्काइमा या इसको हम स्पंजी मर्दुतक कहते हैं। कोशिका गोलाकार है, अंडाकार। कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं यानी लूजली अरेंज्ड होती है, अंतरकोशिकीय अवकाश युक्त, और इनमें भी हरितलवक पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण ऊतक तंत्रों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, एक बात आपको कहनी है कि आप द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, आपको बार बार कहा जाता है कि कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें
तो उसको सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, या आपके सब्सक्राइब करने से हमारा कोई प्रमोशन नहीं होता है। फिर आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? आपके लिए वीडियो भेज रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना चाहिए आप लोगों को, ताकि कई बार ग्रुप में मैसेज नहीं भेजा वीडियो का तो सीधा ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि ये वीडियो डाला गया, तो आप सीधे ही उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी इच्छा, बाद में हमारी इच्छा होगी।